हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग 2000 दिसंबर 18 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज उसका मैं आपके लिए पार्ट 6 लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। Research with human participants creates ethical issues because quest for scientific knowledge can exploit people. The following are the important right of participant in India. अब आपने इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइट्स हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स को दिए जाते हैं जब हम लोग ह्यूमंस के साथ में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अब आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसमें सिंपल अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम इररिलेवेंस का है, ठीक है। क्योंकि पेमेंट ऑफ देयर टाइम, यानी ठीक है पेमेंट होती है लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स्ड हो कि भाई 1 तारीख को जाएगी तो जाएगी साइट से, ठीक है। ये उतना मैटर नहीं करता जितना उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी उनको पूछना होता है कि आप सच में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्राइवेसी का मतलब होता है कि उनकी जो भी आपकी जो भी उनका डेटा ले रहे हैं वो सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखें आप लोग, ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सकें, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज लाइक, अगर आप कोई किसी मेडिसिन पे या किसी ड्रग पे किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उस चीज़ से उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी ह्यूमन के साथ में कुछ काम कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना तो भी आपका ऑप्शन आपको पता चल जाता है, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो आपको सिंपल इसका आंसर समझ आ जाता कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सम एनोमलीज एसोसिएटेड विद इनकरेक्ट डिवीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब ये आपको 4 जो है एनोमलीज दे रखी है। एनोमलीज का मतलब होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी एक्स और वाई। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हमारे एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। अगर एक्स और एक्स होता है यानी मदर और फादर के अगर दोनों की साइड से एक्स आता है तो वो गर्ल बेबी फॉर्म होता है। और अगर एक्स और वाई आता है यानी किसी भी पेरेंट के अंदर से एक वाई क्रोमोसोम, गर्ल्स में जो होता है मतलब मोस्टली फादर में से ही वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है। तो उससे जो है वो एक बॉय बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर इन चारों ऑप्शंस में से आपने ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से इन चारों में से कौन सा वो है, कौन से वो सिंड्रोम्स हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर क्या होता है ना, जो 21st क्रोमोसोम होता है ना, 21st नंबर का क्रोमोसोम जो होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी वो जो क्रोमोसोम है वो 3 बार आ जाता है नंबर के अंदर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम होता है इसके अंदर जो है वो आपकी क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है ना, एक्स एक्स वाई हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम जो वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्स एक्स है तो यानी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और एक्स वाई है तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है हमारा एक्स ओ, यानी इसके अंदर क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम की कमी रह जाती है। इसमें या तो एक क्रोमोसोम आता ही नहीं है तो उसकी एक स्पेस जो है वो खाली रह जाती है, तो ये अल्टीमेटली एक फीमेल में लीड करती है। लेकिन ये जो है ये स्टेराइल फीमेल होती है, यानी ये वो फीमेल्स में काउंट होते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम पूरा नहीं है तो इनका बॉडी फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रिपल एक्स है यानी एक्स एक्स और एक्स, इसमें भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है, बट वो जो सारे क्रोमोसोम है ये एक्स में ही फॉर्म होते हैं, तो इसको हम लोग सुपर फीमेल बोलते हैं, ठीक है।
ये जो फीमेल्स होती हैं ये भी स्टेराइल ही होती हैं, ठीक है, यानी ये भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। तो ये जो है तीनों जो है क्लिनफ्लिंटर, टर्नर और ट्रिपल एक्स ट्राइसोमी वाला जो है ये तीनों जो है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। और जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर 21st क्रोमोसोम जो कि एक सिंपल नॉर्मल जो जीन्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो जीन्स होते हैं उसके अंदर पार्ट लेता है, तो उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी वो 3 बार आ जाता है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफर प्रिंटिंग। अब अगर आपको ट्रांसफर प्रिंटिंग पता है तो उसके अंदर से आपने इन 6 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन रीड करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सी, जब इन चीजों को सॉल्व करने का क्या लॉजिक होता है ना, जब आपको करेक्टरिस्टिक पूछ रहे होते हैं तो ऑब्वियस बात है कोई भी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक अगर किसी भी मशीन के अंदर नहीं बताएगा ना, जब आपसे कोई पॉजिटिव चीज पूछ रहा है तो उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस जो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं ना, आप उन ऑप्शंस को पहले रीड करो, ठीक है। और जब आपको कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ना कि भाई फॉल्स कौन सा होगा या ये चीज जो है वो इसमें नहीं होती है, ठीक है, जब नॉट वाले या फॉल्स वाले क्वेश्चन आए तो उसके अंदर से आपको क्या ढूंढना होता है ना, उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। और जब आपने उसके कोई पॉजिटिव पॉइंट कोई पॉजिटिव उसकी करेक्टरिस्टिक पूछता है तो उस टाइम पे आपने उसके अंदर से सारे पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप रीड करके देखो, पॉल्यूट मोर वाटर देन द प्रिंटिंग मशीन, तो ये एक तरीके से क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। गुड डिजाइन क्लैरिटी, ये पॉजिटिव पॉइंट है। हाईली एफिशिएंट, पॉजिटिव पॉइंट है। अनस्किल्ड लेबर कैन नॉट बी यूज, अब इसका क्या लॉजिक है, ये भी एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट ही है कि अनस्किल्ड, आप कोई भी प्रिंटिंग करो लेकिन अनस्किल्ड लेबर तो आप कहीं पे भी काम में नहीं लोगे ना, ठीक है। लेस स्पेस रिक्वायर्ड, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन पॉसिबल, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको ऑब्वियस तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई करेक्टर से पूछ रहा है यानी पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है, तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। जहां पर भी फर्स्ट और फोर्थ है आपने वो आंसर लगाना ही नहीं है। अब ये वाला फर्स्ट है तो ये वैसे गया, इसमें फोर्थ है ये वैसे गया, इसमें भी फोर्थ है तो ये वैसे गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, जिसमें सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, सेकेंड भी, थर्ड भी, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होती है। ओके, इसको मैं पेन को थोड़ा सा पतला करती हूँ, अदरवाइज नोट नहीं कर पाएंगे। ओके, सी, ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होती है ना, ये इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब, ये मैंने रेड कर दिया है ताकि आपको जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। ट्रांसफर प्रिंटिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब टेक्सटाइल एंड रिलेटेड प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी एक तरीके का प्रिंटिंग प्रोसेस है इन विच द डिजाइन इज फर्स्ट प्रिंटेड ऑन टू फ्लेक्सिबल नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की प्रिंटिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है ना, आपका कोई भी अगर आपका मोटिव है या फिर आपका कोई भी डिजाइन है तो उसको पहले आप नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट, यानी जैसे कोई पेपर ले लो या कुछ कैनवस ले लो, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस होगा जिसके अंदर फैब्रिक नहीं होगा। नॉन टेक्सटाइल का मतलब है कि कोई भी कपड़ा वाला मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। और फिर जब आप इस पेपर पे उस चीज को प्रिंट कर लेंगे ना, उसके बाद में इस पेपर से आप उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर के मतलब से समझ तो आ ही रहा होगा ना आपको कि किसी चीज के ऊपर पहले उसको ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद उसको किसी चीज पे ट्रांसफर किया है एज इट इज, ठीक है। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग का मतलब यही होता है कि आप पहले कोई भी नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट के ऊपर यानी नॉन नॉन टेक्सटाइल सब्सटेंस के ऊपर आप अपनी डिजाइन को या मोटिव को प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे टेक्सटाइलिंग दूसरे मेथड से अब आपके कोई दूसरे कपड़े पे, ठीक है। अब इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो ऐसा उसके ये सारे रीजंस मैंने दिए हैं कि ये सारे रीजंस जो है ऐसा क्यों करते हैं उस चीज के लिए। तो ये हाईली कमर्शियल लेवल के ऊपर होता है। जैसे मान लो आपको क्या है, बहुत ही छोटा टाइम है और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्डर देने हैं, तो अगर आपके पास एक पेपर है उसके ऊपर वो प्रिंटेड है, तो आप क्या है, बार बार कपड़ा टू कपड़ा कपड़ा टू कपड़ा थोड़ी शिफ्ट करेंगे, इस पेपर को ही लगा देंगे एक बार के अंदर और बस शॉर्ट टाइम के अंदर आपका इजी तरीके से सारा का सारा ट्रांसफर प्रोसेस एक ही बार में डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा उस चीज के ऊपर, ठीक है। रीड करते हैं। डिजाइन्स में भी प्रिंटेड एंड स्टोर्ड ऑन अ रिलेटिवली चीप एंड नॉन बल्कि सबसे ऑब्वियस बात है, अगर आप कोई पेपर के ऊपर उस चीज को प्रिंट करके रख रहे हो
तो आप उसका एक सिंपल तरीके से स्टोर कर सकते हो उसको। एक तो कपड़े को संभाल के रखना भाई कि हमने इसके ऊपर प्रिंट करा था, अब उस कपड़े को सारा मैनेज करना, फिर ये देखना कि उसके ऊपर जो हमने डिजाइन ड्रॉ करी है वो कहीं चली ना जाए, उसके ऊपर कुछ नुकसान नहीं हो जाए, कपड़े को कोई हार्म नहीं हो जाए कि कोई सिल्वर फिश आके उसको काट जाए या कुछ हो जाए, या कपड़े का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। पेपर का क्या मेंटेनेंस है, बेचारे को अच्छे से फोल्ड करके रख दो, स्टोर अच्छे से करके, सिंपल। आपने जब आपने निकालना है जो जब वो डिजाइन प्रिंट करनी है तो उस तरीके से प्रिंट कर लो, इजी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, उस चीज को नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं। थर्ड रीड करते हैं, द डिजाइन में बी अप्लाई टू द टेक्सटाइल विद रिलेटिवली लो स्किल इनपुट एंड लो रिजेक्ट रेट। ऑब्वियस बात है कि जब आपके पास कोई पेपर के ऊपर उस चीज को प्रिंट है तो आप लोग ज्यादा स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर ज्यादा स्किल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके पास डिजाइन ऑलरेडी रेडी है, आपने बस इस पेपर को फीड करना है उसके अंदर, और आपने बस आपके फैब्रिक के ऊपर उस चीज को प्रिंट कर लेना है, ट्रांसफर कर लेना है, इजी। नेक्स्ट रीड करते हैं, स्टॉक वॉल्यूम एंड स्टोरेज कॉस्ट आर लोअर व्हेन डिजाइन आर हेल्ड ऑन द पेपर रेदर देन ऑन प्रिंटेड टेक्सटाइल। ऑब्वियस है आपका स्टोरेज का कॉस्ट और आपका स्टोरेज का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि पेपर तो ऐसा पतला सा रहता है। अब किसी कपड़े को स्टोर करके रखना ही ज्यादा टीडियस देन किसी पेपर को स्टोर करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं हम लोग, सर्टेन डिजाइन्स एंड इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय यूज ऑफ ट्रांसफर। और कुछ पर्टिकुलर ऐसे डिजाइन्स भी होते हैं जो कि सिर्फ हम लोग ट्रांसफर प्रिंटिंग के थ्रू ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं, मैनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैन बी प्रोड्यूस मोर इजीली एंड एक्यूरेटली ऑन पेपर देन ऑन रेदर ऑन टेक्सटाइल। ऑब्वियस है मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जैसे हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे उसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं जो कि पेपर के ऊपर इजीली तरीके से आपका प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि उनको टेक्सटाइल से प्रोड्यूस करना फर्स्ट टाइम के अंदर ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे कोई मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, लाइक मंडलास होते हैं या फिर उससे भी और ज्यादा टिपिकल अगर कुछ देखा जाए तो उसको पहले हम लोग पेपर पे प्रिंट करते हैं, उसके बाद में अगर आप उसको ट्रांसफर करो, क्योंकि मंडला को एक बार कपड़े पे बनाना इस थोड़ा सा टिपिकल के भाई कोई कपड़े में सल आ गया या फिर कुछ भी उसका फैब्रिक सूट नहीं करा या फिर उसके डाई जो है वो स्प्रेड हो गया, वो चीजों का इशू रहता है। तो आप इसको अगर पेपर पे पहले ड्रॉ कर लेंगे तो फिर टेक्सटाइल पे बस ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने वाली टेक्निक्स तो ईजी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ट्रांसफर प्रिंटिंग प्रोसेसेस एनेबल टेक्सटाइल प्रिंटिंग टू कैरिड आउट यूजिंग सिंपल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स विद मॉडेस्ट स्पेस रिक्वायरमेंट विदाउट एफ्लुएंट प्रोडक्शन और एनी नीड ऑफ वॉशिंग ऑफ। सी इसमें इसके अंदर जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है ना हमारी जो ये जो है ट्रांसफर प्रिंटिंग, इसके बेनिफिट सारे दे दिए कि ये क्या है। एक तो अगर आप इसको पेपर के ऊपर यानी सिर्फ प्रिंटिंग करें तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल तरीके से हो जाएगी। इसके अंदर जो आप बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेते तो उसकी जगह पे रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव यानी उस कंपेरेटिव तो थोड़े सस्ते ही पड़ जाएंगे, ठीक है। स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, क्योंकि आपने सिर्फ पहला जो है वो तो पेपर पे प्रिंट करना है, उसके बाद में बस ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपकी और आपने स्टोर करने की स्पेस, ये वाली सारी चीजें भी इसमें कम लगेगी, और जो इफ्लुएंट निकलेगा वो भी कम निकलेगा, क्योंकि आपने बस उसके ऊपर ट्रांसफर करना है, तो आपने बार बार वॉशिंग वाली चीज और डाई और ये सब वाली चीज नहीं रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके सारे बेनिफिट्स आ गए ट्रांसफर प्रिंटिंग के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको रीड करते हैं, यू हैव एक्सीडेंटली स्टेन्ड योर ड्रेस विद लिपस्टिक, which of the following reagent can be used to remove the stain। अब आपने इसमें से ये बताना है कि इन पांच में से वो कौन सा रिएजेंट होगा जो कि आपकी लिपस्टिक के निशान जो कि आपके ड्रेस पे लग गया है, आपके फैब्रिक पे लग गया है, तो उसको किस तरीके से आप हटाएंगे, कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे। तो अब आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर हमारे पास आता है बेंजीन, पेट्रोल एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके की स्टेन्स होते हैं और उनको हटाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट्स होते हैं, तो इसका मैं आपके लिए एक अलग से लेसन बना दूंगी, जिसके अंदर मैं सारे आपको टाइप ऑफ स्टेन्स बता दूंगी और उनको हटाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स लगते हैं वो सारे रिएजेंट्स भी लगा दूंगी। ये स्टैटिक पोर्शन है, तो ये आपने हमेशा याद करना ही होते हैं टेक्सटाइल के अंदर। हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है स्टेन्स वाले में से, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक लेसन बना दूंगी, तो फिर ये बस आप याद कर लेना, आपकी नोटबुक में 2-3 बार अगर लिख लेंगे तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनडायरेक्ट ग्लेयर is reflected from a surface into the eyes such as headlight of a car in your rear view mirror, select the among the following option to prevent the source। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि जो rear view mirror होता है ना आपकी कार्स के अंदर, अब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है,
तो अब आपने इसमें से ऑप्शन चूज करने कि आप लोग उस रेयर व्यू मिरर रिफ्लेक्शन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। तो आप लोग ऑप्शन रीड करो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आंसर आइडिया लगा लिया होगा, क्योंकि काफी इजी है। आप ऑप्शन रीड करोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। सी, इसके अंदर सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। आपने ऑप्शन नंबर 4 देखो, इसमें क्या लिखा है, अवॉइड यूजिंग ऑफ रेयर व्यू मिरर एट नाइट। अब ऑब्वियस है, अगर आप नाइट के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो अब आपने रेयर व्यू मिरर तो काम में एनी हाउ लेना ही है, कि आप टकरा थोड़ी जाओगे आगे वाले से पीछे वाले से, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा पीछे वाली गाड़ी कितने दूर पे। तो इसमें से सिंपल अगर आप फोर्थ वाले को एलिमिनेट करोगे ना तो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। सी, इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, और ये एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो आप इसको चूज करोगे ही नहीं। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो गया, सॉरी वो गलत टिक हो गया। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब रीड करके देख लो, जो सही और एकदम पॉजिटिव ऑप्शन है वही आएंगे। ऑल्टरिंग द एंगल एट द ऑफ द इनडायरेक्ट लाइट सोर्स, ऑब्वियस बात है, आप अपना रेयर व्यू मिरर जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर लो तो आपका एंगल बदल जाएगा, तो फिर आपका लाइट नहीं आएगा उसके ऊपर। नेक्स्ट आएगा कि शील्ड यूज कर सकते हो आप उसके ऊपर, और नेक्स्ट आता है कि आपके हुडी और जो वाइजर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब थोड़ा एंगल प्लेस करके और फिर उसको लगा लो, ताकि आपका जो सरफेस है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आए। तो आपने पॉजिटिव ऑप्शंस चूज करने जब आपसे कोई पॉजिटिव सिचुएशन का अगर डिस्कशन हो रहा हो तो। सिंपल लॉजिक होते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बस बने रहिए चैनल के साथ में, ताकि हम लोग हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।